आपकी क्लास में जो अगला टॉपिक था, कल मैंने आपको कहा था कि वीडियो की लास्ट में एक पेज आ जाएगा जिसको रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो सकी। कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था। कन्फ्यूजन ये था कि इसमें जो कहाँ पे गया, संकुल मक्का और शंकर मक्का है, तो इन दोनों में कंफ्यूज चल रहा था कि एक बुक में तो ये दे रखा था और एक बुक में ये दे रखा था, इसलिए मैंने डाला नहीं। और फिर मैंने रात भर रिसर्च किया इसके ऊपर और फिर अभी मैं मतलब पूरी जानकारी के साथ यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने हम पढ़ रहे थे कल पढ़ रहे थे पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी क्या होती है, इसके बारे में हमने जान लिया था। फिर भी मैं वापस बता देता हूँ आपको कि किसी एक फसल, एक प्रजाति, जैसे मान लो गेहूं की प्रजाति है, तो गेहूं की किस्मों के मध्य जब हम बीज उत्पादित करते हैं तो उनके मध्य आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए उनके मध्य दो किस्मों के मध्य बुआई करते हैं। मान लो इसमें जया बोधी, इसमें रत्ना बोधी, तो दो किस्में ली हमने, ठीक है। तो जैसे मान लो मूंगफली की M13 ले ली और GG2 ले ली, GG20 ले ली, कोई भी किस्म ले सकते हो आप, ठीक है। RM मोट की 40 ले सकते हो। तो ये दो किस्मों के मध्य, किसी भी फसल की दो किस्मों के मध्य रखी जाने वाली आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए रखी जाने वाली जो मिनिमम दूरी होती है, वो दूरी क्या कहलाती है, आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है, पृथक्करण दूरी कहलाती है। फिर से सुन लेना कि किसी भी फसल या प्रजाति की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए उनकी दो किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी क्या कहलाती है, यहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है, पृथक्करण दूरी कहलाती है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस जो रखेंगे वो आधार बीज और प्रमाणित बीजों के लिए रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है, मैंने कल बताया था आपको, स्वपरागित। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो आपकी स्वपरागित फसलें हैं उनमें पृथक्करण दूरी कम है, जबकि आपकी परपरागित फसलें हैं उसमें पृथक्करण दूरी बहुत ज्यादा है। यही अंतर है कि जब स्वपरागित फसलें होती है, जैसे मान लो गेहूं, जौ, धान, इनके पुष्प ओपन ही नहीं होते। पुष्प ओपन नहीं होते हैं तो परागण बाहर बिखरेंगे नहीं, और परागण बाहर बिखरेंगे नहीं तो परपरागण होगा नहीं। तो इनमें क्या होता है, स्वपरागण की स्थिति पाई जाती है। और स्वपरागण की स्थिति के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये जो बीजों के अंदर या इनकी किस्मों के मध्य क्या रखी जाती है, बहुत कम दूरी रखी जाती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली और सोयाबीन। इनके सबके पुष्प क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, क्लोज प्रकार के पुष्प रहते हैं। मतलब इसके जो पुंकेसर होता है और वर्तिका होती है वो बाहर दिखाई नहीं देती है, अंदर क्लोज रहता है पुष्प में। जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज होता है उनसे कवर रहता है। तो इसलिए इनके मध्य दूरी कितनी रखी जाती है, इसके लिए भी 3 मीटर और इसके लिए भी कितनी, 3 मीटर रखी जाती है। क्लियर है। फिर आप आगे बात करते हैं, चना, उड़द और मूंग के लिए 10 मीटर रखी जाती है और इसके लिए 5 मीटर रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद में मटर की 20 मीटर दूरी रखी जाती है आधार बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए रखी जाती है कितनी, 10 मीटर। हाँ, अब ध्यान रखना आप, आधार बीज और प्रमाणीकरण बीज, जो प्रमाणीकृत बीज होता है उन दोनों के मध्य आधी दूरी, आधार में जितनी रखेंगे उसके आधी दूरी रखेंगे। जैसे मान लो 3 मीटर है तो 3 मीटर की आधी तो क्या करेंगे, अब 1.5 मीटर में तो पास आ जाएगी, इसलिए हम एक इसके बीज इसमें आ सकते हैं, इसके बीज इसमें है, इसलिए आनुवंशिक शुद्धता का खतरा रहता है, इसलिए 3 मीटर तो मिनिमम रखनी है। मटर की 20 × 10, यहाँ पर आधार के लिए 20 मीटर और प्रमाणीकरण के लिए 10। इसके बाद में सरसों की कितनी है, 200 मीटर रखते हैं, किसके लिए, आधार के लिए। लेकिन यहाँ पर सरसों के बीज आपने देखे होंगे ओपन होते हैं, तो इनमें क्या होता है, परपरागण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 मीटर आधार के लिए और प्रमाणीकरण के लिए 50 मीटर की दूरी रखी जाती है। अब यहाँ पर आता है जो आपका संकुल मक्का है। ये जो क्वेश्चन है, संकुल मक्का में आधार के लिए कितनी, 400 मीटर और प्रमाणीकरण के लिए कितनी, 200 मीटर रखी जाती है। और यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, और वो कब है, 2018 के अंदर।
और उसमें पूछा गया था कि प्रमाणीकृत बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर मक्का संकुल किस्म, मक्का की संकुल किस्म जो होती है उसमें 400 मीटर और कितनी 200 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। कितनी? 400 और 200। मान लो इसने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में संकुल मक्का के लिए पूछ लिया और वो पूछा था प्रमाणीकरण बीज के लिए। अब पूछा जा सकता है आधार बीज के लिए, कभी संकर मक्का के बारे में पूछा जा सकता है। 600 और 300 मीटर, 600 और 300 मीटर रखा जाता है। क्लियर है? कितनी रखी जाती है? 600 और 300 मीटर रखी जाती है। इसके बाद में संकर बाजरा, संकर बाजरा की रखी जाती है 1000 मीटर और 200 मीटर। कितनी रखी जाती है? 1000 और 200 मीटर। इसके बाद में मूली व सलजम की रखी जाती है 1600 मीटर और 1000 मीटर रखी जाती है। मूली और सलजम की कितनी रखी जाती है? 1600 और 1000। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो इसमें से पूछा जा सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है, इसमें ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं। गेहूं की पृथक्करण दूरी पूछी जा चुकी है, कई बार पूछी जा चुकी है। चाहिए मूली सलजम की 1600 और 1000। इसके बाद में गाजर की 1000 मीटर और 800 मीटर। इसके बाद में प्याज की देखना, प्याज की कितनी है? 1000 मीटर है और 400 मीटर है, 1000 और 400 मीटर। इसके बाद में आगे है संकुल जवार, संकुल जवार की 200 मीटर और 100 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर। इसके बाद में संकर जवार, ये क्या है? ऑप्टन पर परागित फसलें हैं। कल मैंने बताया था ऑप्टन पर परागित फसलें या प्राय पर परागित फसलें, इनमें क्या होता है? स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है। तो संकुल जवार की 200 मीटर और कितनी 100 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 200 मीटर और 100 मीटर रखी जाती है। इसके बाद में संकर जवार की कितनी रखी जाती है? 300 और 200 मीटर। इसके बाद में कपास की 50 और 30 मीटर इसकी क्या रखी जाती है? पृथक्करण दूरी रखी जाती है। ये तो हो गई आपकी पृथक्करण दूरी। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हो? इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? मैं जो भी लिखा रहा हूँ आपको वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, नोटबुक में लिखनी है, नोट्स बनाने हैं प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, ताकि आपको रिवाइज करते समय आपको सुविधा रहे। और उस समय भी यदि आप रिवाइज कर रहे हो और कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो वीडियो को सर्च कीजिए और तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कौन सा क्वेश्चन आया ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगाकर नोट लगाकर आप लिख सकते हो इसको भी, कि कौन सा क्वेश्चन आया है कि प्रमाणीकरण बीज के लिए संकुल मक्का में प्रमाणीकरण बीज के लिए कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है? तो 200 मीटर रखी जाती है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। अब आगे मैं इसको हटा देता हूँ, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, क्लास से लंबी हो जाती है फिर और मैटर कम मिल पाता है। अब देखो इसके बाद में आपका आता है बीज पढ़ रहे हैं तो बीजोपचार। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट, अब यहाँ पर सीड ट्रीटमेंट जो होगा वो किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है F, I और R, तीन चीजें। इसे फायर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फायर सिस्टम। मतलब हम बीजोपचार जो करते हैं वो किस किस के द्वारा करते हैं? देखो आपको पता होना चाहिए कि बीजोपचार का जो क्रम होता है वो एक स्पेशल क्रम होता है। यदि हम उसको उल्टा पुल्टा बीजोपचार करते हैं, मतलब पहले किसी दूसरे से उपचार कर देते हैं फिर दूसरे से उपचार करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो उपचार करने के बाद में हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है या फिर हानि भी हो सकती है। ठीक है? तो इस प्रकार से तो यहाँ पर सबसे पहले हम उपचार करते हैं, जैसे मान लो जैसे कीटों से बचाव के लिए
कवकों से बचाव के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक करते हैं हम जैसे कल्चर से उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं? कल्चर से। अब आपको इसका क्रम ध्यान रखना है। क्या कीट से पहले कर सकते हैं, फिर कवक से, फिर कल्चर से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको एफ का मतलब क्या होता है? फंगीसाइड। फंगीसाइड। आई का मतलब इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड। और आर का मतलब होता है कल्चर। राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फंगीसाइड से उपचारित करते हैं इसको। फंगीसाइड से उपचारित करने के बाद में हम क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड से उपचारित करते हैं। इंसेक्टिसाइड से के बाद में राइजोबियम कल्चर का उपचारण करते हैं और उसके बाद में डायरेक्ट क्या कर देते हैं? बुआई कर देते हैं। देखो, यदि हम फंगीसाइड की जगह इंसेक्टिसाइड कर देते हैं या इंसेक्टिसाइड की जगह राइजोबियम कल्चर कर देते हैं, तो मान लो राइजोबियम कल्चर को हमने पहले उपचारित कर दिया, फिर फंगीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, और जैसे ही हम इंसेक्टिसाइड से करेंगे राइजोबियम जो कल्चर है ये उतर जाएगा इसके ऊपर से। क्लियर है? या फिर इसके जो स्पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ये कीटनाशक तो है ही, तो ये स्पोर को जीवित छोड़ेगा क्या? ये स्पोर को भी नष्ट कर देगा। या फिर हम जैसे ही राइजोबियम कल्चर उपचारित करते हैं तो वो कैसे करते हैं? जैसे गुड़ का घोल लिया, पानी लिया, उसमें घोल बनाया, और घोल बनाने के बाद में उसमें पैकेट डाल दिया राइजोबियम के, और राइजोबियम का जो पैकेट होता है वो 200 ग्राम का होता है। एक पैकेट कितने ग्राम का होता है? 200 ग्राम का। और यहाँ पर 1 हेक्टेयर के लिए लगभग कितने? 3 पैकेट आवश्यक होते हैं, तो लगभग 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए क्या होते हैं? ये आवश्यक होते हैं। तो ये चीज़ें बाद की बात है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। ठीक है, ये क्रम याद हो जाएगा। FIR, फायर 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 फायर, फायर लगा दो। क्या लगा दो? फायर। FIR, फायर लगा दो। तो यहाँ पर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फंगीसाइड है, इसकी मात्रा कितनी लेनी है। फंगीसाइड का मतलब कवकनाशी। कवकनाशी। यह है कीटनाशी। क्या है? कीटनाशी। और ये जानते हो कल्चर है राइजोबियम कल्चर। क्या है? कल्चर राइजोबियम कल्चर। अब राइजोबियम कल्चर है तो इसके द्वारा उपचारित करते हैं। क्लियर है? अब यहां पर हम मात्रा देखते हैं इसकी मात्रा आपको नोट लगाकर, स्टार चांद तारे लगाकर आपको नोट कर लेनी है कि मैं जितनी मात्रा लिखा रहा हूं वो कन्फर्म है, सभी में उतनी ही मात्रा यूज करनी है आपको। तो यहां पर लिखना है आपको कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब 1 किलोग्राम बीज है हमारे पास, तो उसमें कितनी कवकनाशी का उपयोग करना है, चाहे वो कोई सी भी कवकनाशी हो। कितनी? 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से। कितनी मात्रा रे? 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा से, मतलब 2 ग्राम मात्रा डालनी है 1 किलोग्राम बीज के अंदर। कितने बीज के अंदर? 1 किलोग्राम बीज के अंदर। अब यहाँ पर फिर कुछ स्टूडेंटों की क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि मान लो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में। यहाँ पर मान लो आपके ऑप्शन आ गए, ऑप्शन नहीं है 2 ग्राम, तो यहाँ पर आ गया 3 से 4 ग्राम, 4 से 6 ग्राम, 7 से 8 ग्राम, 8 से 10 ग्राम। अब सर क्या करें? तो आपको ध्यान रखना है जो 2 ग्राम के आसपास है उसी को ऑप्शन सही मानना है। क्या मानना है? 2 ग्राम के आसपास। अब मान लो ऑप्शन आ जाए 1 से 1.5 ग्राम और 1.5 से 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2.5 से 3 ग्राम और 3 से 3.5 ग्राम या 4.5 ग्राम, जो भी आ जाए। अब क्या करें इसमें ऑप्शन करना है आपको 1.5 से 2.5 ग्राम।
1.5 से 2.5 ग्राम जो वाला ऑप्शन है दूसरे नंबर का वाला ऑप्शन करना है। तो ये 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, या फिर कुछ बुक्स में आपको मिलेगा यहाँ पर 2 से 4 ग्राम, 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, ये ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है। अब आ जाए 1 2 3 4 5, तो फिर क्या करोगे 2 ग्राम कर देना फिर। क्लियर है। फिर इसके बाद में कीटनाशी की जो मात्रा है 2 से 4 ml या मिलीग्राम या फिर mg या ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, ये भी इसकी मात्रा हो गई। फिर इसके बाद में इसकी जो मात्रा है हम या तो इस आधार पर कर सकते हैं कि 600 ग्राम, मतलब एक पैकेट का भार होता है 200 ग्राम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट आता है वो कितने ग्राम का आता है, तो ये 200 ग्राम का आता है। और इसमें कितने पैकेट की आवश्यकता होती है, 3 पैकेट की। और कितनी मात्रा हो गई, 600 ग्राम इसकी मात्रा हो गई। क्लियर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर यदि आपसे ऐसे पूछा जाए, ऑप्शन में आ जाए, तो यहाँ पर ऐसे मान लो, जैसे मान लो 2 किलोग्राम आ जाए, 1.5 किलोग्राम आ जाए और 3 किलोग्राम आ जाए, 4 किलोग्राम आ जाए, तो फिर बताओ कौन सा ऑप्शन करोगे। फिर कौन सा ऑप्शन करोगे आप, अरे कौन सा, यहाँ पर जैसे मान लो 2 किलोग्राम आ गया, 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 8 किलोग्राम आ गया, तो अब कौन सा ऑप्शन करोगे आप, 2 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन करोगे, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, यहाँ पर हेक्टेयर की दर से। क्लियर है। तो इसकी मात्रा का उपयोग करना है। ठीक है। ये तो हो गई इसकी मात्रा हो गई। मात्रा आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कौन सी विधि चलती है इसमें, फायर विधि चलती है। और फायर विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको उपचारित करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्यूशन में ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती, इतनी सारी चीज़ें। क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपको एक सफलता की कुंजी की तरह काम में आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर, कवकनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर के द्वारा। क्लियर है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक पैकेट का भार, आपके लिए एक क्वेश्चन डालता हूं मैं यहाँ पर कि आप लोग ये बताओगे मेरे को कि जो एक पैकेट होता है राइजोबियम का एक पैकेट, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, एक पैकेट होता है, उसमें जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं की संख्या कितनी होती है, की संख्या। ये क्वेश्चन है आपके लिए, संख्या कितनी। और इसमें संख्या भी 2 प्रकार से होती है। एक तो होता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल रूप में, और एक होता है ठोस रूप में, सॉलिड रूप में। तो ठोस रूप में जीवाणुओं की संख्या कितनी रहेगी और तरल रूप में जीवाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अभी आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर है कि तरल रूप में और ठोस रूप में। फिर भी यदि आपको कोई वीडियो लेट देखता है तो फिर बाद में भी आप ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हो। तरल रूप और ठोस रूप दोनों रूपों में इनकी जीवाणुओं की संख्या, एक पैकेट में जीवाणुओं की संख्या कितनी होती है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, क्योंकि जब तक मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपका माइंड नहीं चलेगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। अब आपको नहीं आता है तो आप ढूंढने की कोशिश करोगे और ढूंढने की कोशिश में आपको ये याद हो जाएगा परमानेंटली। क्लियर है। और फिर मैं, यदि आप नहीं बता पाते हो तो कल मैं आपको बताऊंगा, तो आपका माइंड 1 दिन 2 दिन से आपका माइंड जुझारू तरीके से लगा हुआ है इसके पीछे, तो तुरंत इसको कैप्चर करेगा। क्लियर है। और ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब जो
फंगीसाइड है या आपकी कवकनाशी। अब कौन कौन सी कवकनाशी है, आपको मैं 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं। कौन कौन सी कवकनाशी है जिनका उपयोग हम बीजोपचार में करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। कौन कौन सी कवकनाशी है जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, कवकनाशी में करते हैं। क्लियर है, बताओ जल्दी से। बताइए बताइए जल्दी से। चलो मैं बात करता हूं यहां पर कार्बेंडाजिम, वीटावेक्स, थायरम, इनका उपयोग स्पेशल रूप से हम क्या करते हैं, बीजोपचार में करते हैं। किस में करते हैं, बीजोपचार में। अब मैं लिखता हूं कीटनाशी। बताइए कीटनाशी कौन सी है, कौन सी कीटनाशी से हम यहां पर उपचार करेंगे, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि यहाँ पर कौन सी कीटनाशी का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर है, यदि आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरे सब्जेक्ट में लगभग पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन की कह नहीं सकता, एक क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे कि हो जाए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन ऐसा डल जाए जिसकी वजह से वो मेरा पढ़ाया हुआ ना हो, लेकिन 99.99% आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ पर हैं एग्रीकल्चर में। और कोई सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहा है तो उसको भी पूरे 60 के 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ से। क्लियर है, तो यहाँ पर कीटनाशी, बताइए कौन सी कीटनाशी का हम प्रयोग करते हैं। अब सोचो, बीजोपचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीजोपचार। और आपको पता है बीज कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, मर्दा में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे रे, मर्दा में। और मर्दा में जाएंगे तो मर्दा में उपस्थित होने वाले कीट ही इसके ऊपर ज्यादा आक्रमण करेंगे। अरे समझे कि नहीं समझे, मर्दा में। अब मर्दा में कौन कौन से कीट उपस्थित होते हैं ये भी जानते हो आप लोग कि कौन कौन से, सफेद लट, दीमक, यही तो ज्यादा प्रकोप करते हैं। तो इनके बचाव के लिए, भूमिगत कीटों के बचाव के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्लोरीपाइरीफोस कीटनाशी का आपको प्रयोग करना है। और ये क्या है, भूमिगत कीटनाशी है। क्या है, भूमिगत कीटनाशी। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट स्टार लगाकर रख सकते हो कि यहाँ पर जो भूमि में बीज जाएंगे तो भूमिगत कीट इसको नुकसान पहुंचा पाएंगे क्या, बाहर उड़ने वाले सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, ये इसको नुकसान पहुंचा पाएंगे क्या, नहीं। जैसे दीमक हो गई, आपकी सफ़ेद लट हो गई, तो यही तो इसको कीट को, इसको बीज को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसको बीज को नुकसान पहुंचाए तो यहाँ पर बचाव के लिए हम क्या करते हैं, भूमिगत कीटनाशी। और भूमिगत कीटनाशी कौन सी है, क्लोरीपाइरीफोस। ये आपको ध्यान रखना है, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान सभी में ये काम में आएगी कीटनाशी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं राइजोबियम कल्चर की। राइजोबियम कल्चर। अब राइजोबियम कल्चर है, या कल्चर लिख लो इसको, कल्चर ठीक रहेगा अभी, क्योंकि राइजोबियम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कल्चर लिखेंगे। कल्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु किन फसलों के लिए हम उपयोग करते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग सब 11-12 पढ़ के आए हो, तो यहाँ पर आपके जमा के दे रखा है कि राइजोबियम कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है।
या फिर आपको तैयारी करते हुए काफ़ी दिन हो गए। तो राइजोबियम जीवाणु कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होता है? यहाँ पर हम बात करते हैं दलहनी फसलें, और दलहनी कुल की जो फसलें होती है या लेग्यूमिनेसी या लेग्यूम जो फसलें होती है, उनमें सब में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये क्या है? सहजीवी की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर सहजीवी की तरह कार्य करता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। और राइजोबियम जीवाणु यहाँ पर लिख सकते हो आप, दलहनी फसलें। कौन सी फसलें रे? दलहनी फसलें। क्लियर है। अब इसके बाद में राइजोबियम जीवाणु हो गया, राइजोबियम और अदलहनी फसलें होती हैं, तो उसके लिए हम कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग करते हैं, कौन सा जीवाणु प्रयोग करते हैं? एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर। चलो अब कमेंट करके बताइए कि एजिटोबैक्टर जो जीवाणु है इसका प्रयोग हम कौन कौन सी फसलों में करते हैं? बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, बताइए। एजिटोबैक्टर आप अनाज वाली फसलों में करते हो। कौन सी? अनाज वाली फसलें। अब अनाज वाली फसलें होती है इनमें भी, जैसे गेहूँ, जौ, ठीक है, ज्वार, धान, इनमें आप इसका उपयोग करते हो। ठीक है। अब इसके बाद में कुछ फसलें और है, कुछ जीवाणु और है जिसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं आपको कि कौन सा है। एजोस्पाइरिलम। कौन सा जीवाणु है? एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम ये कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, बताइए जल्दी से। एजोस्पाइरिलम कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होता है? मक्का, गन्ना, बाजरा आदि के लिए। मक्का, गन्ना, बाजरा आदि के लिए कौन से जीवाणु? एजोस्पाइरिलम जीवाणु। क्लियर है। अब इसके बाद में कुछ जीवाणु और आते हैं, जैसे पीएसबी मतलब फास्फोरस, फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया या जीवाणु। पीएसबी फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। फुल फॉर्म, यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। क्लियर है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, कुछ और रह गया है अभी। अब यहाँ पर फास्फोरस के गमन व अवशोषण ये किस में करेंगे? प्रयोग किस में करेंगे? सभी फसलों में कर सकते हो। फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, क्योंकि फास्फोरस कम घुलनशील होता है, कम गतिशील होता है, इसलिए इस पीएसपी का उपयोग आप सभी फसलों में कर सकते हो। गमन और अवशोषण के लिए VAM, ये क्या है? एक फफूंद है, या कह सकते हो एक प्रकार का बैक्टीरिया कह सकते हो, फफूंद कह सकते हो, या फिर कवक कह सकते हो। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेस्कुलर, आर्बस्कुलर और माइकोराइजा, VAM, वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। यहाँ पर ये एक फफूंद कह सकते हो, या फिर एक क्या कह सकते हो? कवक कह सकते हो, या फिर इसको क्या कह सकते हो? जीवाणु कह सकते हो, बैक्टीरिया कह सकते हो। तो ये गमन और अवशोषण के लिए, किसके? फास्फोरस के गमन और अवशोषण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? VAM, वेस्कुलर, आर्बस्कुलर और माइकोराइजा का उपयोग किया जाता है। क्लियर।
अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। ये आपका सीड ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। देखो आपके सीड पार्ट लगभग हो चुका है 6 क्लासों में आज समेत, और लगभग 1 या 2 क्लास और बनने वाली है इसके ऊपर, क्योंकि आपको डिटेल पूरी चाहिए तो क्लासें तो ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अब आप सोचो कि आप चाहते हो कि हमारी 1-2 क्लास में सीड पूरा हो जाता तो अच्छा होता। ठीक है, तो वो चीज़ें तो यहाँ पे मिलेगी नहीं, आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना है। आपके पास टाइम है, पूरी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। और इसके साथ ही मैं लास्ट में आपको हर रोज़ कहता हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट में कोई देखता तो है नहीं, फिर भी मैं कह देता हूँ कि चलो ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में बात करते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है, वो जल्दी है। आपका जैसे सीड कंप्लीट होता है उसके बाद में मैं प्रश्नोत्तरी करूँगा लाइव, तो उसका आपको जवाब देना है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।